नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री महिला ड्रोन दीदी योजना का किया शुभारंभ। महिलाओं के नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करना उद्देश्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से किया संवाद। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय। 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अगले 5 साल तक निःशुल्क अनाज देने पर मोहर। वहीं चयनित महिलाओं को खेतीबाड़ी के लिए ड्रोन देने का फैसला। दुबई में चल रहे विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम मोदी। विश्व के कुछ नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने के प्रयासों पर चर्चा संभव। हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान। किसानों को केंद्र का अधिकाधिक लाभ देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। मोटे अनाजों के प्रति लोगों को जागरूक करना उद्देश्य। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से महिला ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। इसे महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये पहल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वे इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से भी संवाद किया। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाली ड्रोन दीदी योजना के एक लाभार्थी से बात करके उनके अनुभव सुने। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावणम्मा आप तो जादूगर हो गई है। हाँ, गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो। हाँ, आते हैं सर। रावणम्मा जी, आप उन लोगों के लिए एक जवाब है जो हमारे गांव, गरीब और महिला शक्ति के सामर्थ्य पर संदेह करते हैं। जब ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई तो इस योजना को लेकर बहुत से लोगों ने संदेह जताए थे। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश से वर्चुअल माध्यम से जुड़े एक अन्य लाभार्थी से भी बात की, जिसने अपने गांव में नल से जल योजना से आए बदलाव के बारे में बताया। ठाकर जी नमस्कार, कैसे हैं? जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। अरुणाचल में तो जय हिंद के बिना बात ही नहीं हो सकती। जी सर। अच्छा लाकर जी, मुझे बताया गया है कि आपके गांव में पहले पानी की भी दिक्कत थी, पर अब जल जीवन मिशन से नल से जल भी आना शुरू हुआ है। गांव वाले क्या कहते हैं इसके विषय में? कितना फायदा हुआ है? तो सर पहले हम लोग नदी नाला का पानी पिया करते थे सर। उसमें बच्चों का मलेरिया कभी बीमार पकड़ते थे, कभी पेट का दर्द, डायरिया पकड़ते थे। लेकिन सर अभी जब नल का पानी घर घर पहुंच गया सर गांव में, अभी वो सब दूर हो गया। वो सब सर आप लोगों का सर कृपा है सर। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्यों के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप ये योजना महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और ड्रोन सेवाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नई तकनीकें लाने का प्रयास करती है। ये योजना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग और उर्वरक विभाग, महिला एसएचजी और प्रमुख उर्वरक कंपनियों के संसाधनों और प्रयासों को एकत्रित करके समग्र हस्तक्षेपों को मंजूरी देती है। ये योजना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बेहतर दक्षता, फसल की पैदावार बढ़ाने और परिचालन की लागत को कम करने के लिए कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। गरीब परिवार की महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इनको संगठित किया जाता है। देश भर में लगभग 89,000 विलेज ऑर्गेनाइजेशन हैं और 31,000 के लगभग क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं। इसमें से 15,000 स्वयं सहायता समूह का चयन किया जाएगा जो ड्रोन जिनको उपलब्ध करवाए जाएंगे। मार्च 2024 तक 500 ड्रोन जो हैं वो ये जो अग्रणी उर्वरक कंपनी हमारी है वो अपने संसाधनों से उनको उपलब्ध कराएगी और अगले 2 वर्षों में 14,500 ड्रोन केंद्रीय सहायता से उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस योजना पर मार्च 2026 तक 1,261 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य अन्न उपलब्ध कराएगी। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जो GKAY को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करता है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में 11.80 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए भोजन और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये निर्णय जनसंख्या की बुनियादी भोजन और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के माध्यम से कुशल और लक्षित कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अमृतकाल के दौरान इस व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक आकांक्षी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई थी। अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह, और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं उनको वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका भी लाभ मिलेगा और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के पीएम गरीब कल्याण योजना को जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर संदेश में लिखा, देश के मेरे परिवारजनों में कोई भी भूखा नहीं सोए। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानी मेरे गरीब भाई बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा। मुझे विश्वास है कि हमारा ये प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में चल रहे विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए विश्व के कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जलवायु परिवर्तन प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है और नई दिल्ली घोषणा में कई महत्वपूर्ण उपायों की भी बात कही गई है। COP28 सम्मेलन में इस दिशा में भारत की सफलताओं को साझा करने का मंच उपलब्ध होगा। ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत के अभूतपूर्व योगदान का उल्लेख करते हुए 5 विशेष लक्ष्य पंच अमृत की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन की भी घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन घोषणा से जुड़े पक्षों का उच्च स्तरीय 28वां सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में हो रहा है। COP28 जलवायु परिवर्तन की साझा चुनौती से निपटने की रणनीति और सामूहिक प्रयासों पर चर्चा का मंच है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। ये श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र सर्व सुविधा युक्त रहेगा, जिसके माध्यम से देश दुनिया में श्री अन्न को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में इस केंद्र के लिए कार्रवाई चल रही है। तोमर ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि हमारे किसानों को इस केंद्र का अधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। विशेषकर छोटे किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से श्री अन्न को बढ़ावा देने हेतु भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 भी मनाया जा रहा है। 18 मार्च 2023 को पूसा परिसर दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन में श्री अन्न वैश्विक उत्कृष्ट शोध केंद्र की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य श्री अन्न अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं व उपकरणों से सुसज्जित बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है, जिसमें मूल्य श्रृंखला, मानव संसाधन विकास, श्री अन्न के पौष्टिक गुणों के बारे में आम जन में जागरूकता फैलाना एवं वैश्विक स्तर पर पहुंच एवं पहचान बनाना है, ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा वाराणसी और इसके आसपास के जिलों के किसानों के उत्पादों को विदेश भिजवा रही है। इसी क्रम में गेंदे और सिंघाड़े यूएई भेजे गए हैं। इस पर देखिए हमारे संवाददाता हरिकेश की ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ बात करने के लिए एपिडा के महाप्रबंधक सीबी सिंह जी हैं। सीबी सिंह जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि किसानों के लिए आप इतना काम कर रहे हैं और अभी तत्काल में अभी एक हफ्ते के अंदर आपने दो किसानों के उत्पाद गेंदे का फूल और सिंघाड़ा ये विदेशों में भिजवाया है। तो ये जो सिंघाड़ा और गेंदे के फूल जो विदेशों में जा रहे हैं और किसानों को इसका क्या लाभ आप देख रहे हैं जो विदेश में आप भिजवा रहे हैं? बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं हम सभी लोग कि यहाँ का गेंदा वहाँ पे इतना लोकप्रिय हो रहा है। और क्यों हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यहाँ का साथ जलवायु है, जो कि अच्छा उत्पादन है। और साथ साथ ये क्षेत्र जैसे पिंडरा का ब्लॉक है, चाहे सेवापुरी ब्लॉक है, इन 3-4 ब्लॉकों में अच्छा उत्पादन होता है। और यहाँ के किसानों ने जो समूह बना रखा है एफपीओ का, और उन एफपीओ ने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया। आज हम ऐसा कह सकते हैं कि गेंदे का फूल जो यूएई में संयुक्त अरब अमीरात में गया हुआ है, वहाँ से एक अच्छा रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। और सिंघाड़े की मांग, जैसा मुझे हमारे इंपोर्टर ने बताया, एक्सपोर्टर ने बताया, जो इस रीजन से मांग में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। संस्था ऐसा सोच रही है कि और भी जो बनारस के आसपास के ज़िले हैं उनके उत्पादों को भी ग्लोबली आप लोग लॉन्च करें, निर्यात कराएं एफपीओज़ के माध्यम से या किसानों को प्रेरित करके। निश्चित तौर से सरकार की मंशा बहुत साफ है कि जैसे भी हो स्थानीय उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना, जिसमें आप जानते हैं कि हमारा ओडीओपी है, चाहे हमारा जीआई प्रोडक्ट है, कैसे इनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाया जाए। उसी क्रम में ये सारे प्रयास सतत जारी हैं, चाहे वो गन्ने का स्टिक हो, चाहे हमारा आने वाले समय में दूसरे फूल के उत्पाद हों, दूसरी नई कोई ऐसी सब्जियां, चाहे आने वाले समय में हमारा मिलेट्स जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है उसको भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो ये नए उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुँचाने से किसानों के अंदर एक अलग तरह का विश्वास जगेगा। और जो नए संगठन सामने आ रहे हैं, स्थानीय संगठन जो सामने आ रहे हैं किसानों के, वो उनके लिए आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं कि काशी और इसके आसपास के जिले तो मेहनत कर ही रहे हैं, एपिडा भी मेहनत कर रहा है उस थीम पर, उस सोच पर जो प्रधानमंत्री की है, स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का। और अब जम्मू कश्मीर में रुख करते हैं, जहां के रामबन जिले में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिले के ग्रामीण इलाकों में लोगों की भारी भागीदारी जारी रही। दूसरे दिन रामबन जिले के बनिहाल ब्लॉक में कासकुट, थकिया थेथर, गुंड तेथर, तेथर लोआर, लांबर, नोगाम, चारेल और करावा सहित 8 प्रमुख पंचायतों में यात्रा का आयोजन किया गया। लोगों को ऑन द स्पॉट सेवाएं और जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न विभागों ने अपने स्टॉल भी लगाए। कार्यक्रम का एक मुख्य आकर्षण मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल थी, जिसमें विभिन्न विभागों के लाभार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की कहानियां सुनाई। लोगों को फायदा मिलता है क्योंकि हमें भी, हमने अप्लाई किया पर साल हार्टिकल्चर वालों को, हमें मिला है टैंकी बाग के लिए और पिक हाउस एक,
और उसमें मैंने फ़ायदा उठाया। ये अच्छी स्कीम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं, कागज चिपकता ही नहीं है। इस वक्त अफसर यहाँ रह रहे हैं, उनको पता चल रही है कि कौन कौन का पीछे रहा है, कौन सा कागज नहीं बन रहा है। इससे बहुत बहुत अच्छा है यह कि प्रोग्राम यहाँ पर हो रहा है। ऑफिसर जब आ रहे हैं तो वो सब सुनिए क्या बात है, क्योंकि इससे हमें मशीनरी मिले ज़मींदारी करने के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस डिपार्टमेंट के, और आगे जो ऑफिसर ऊपर बैठे हैं उनको बहुत शुक्रगुजार हैं हमें कि हमें ये कैसे लोन मिल रहा है, इससे आपको फ़ायदा है। और राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में बरकरार है, मगर पिछले कुछ दिनों से हल्की बारिश होने की वजह से हवा में मामूली सुधार हुआ है। वहीं वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने की वजह से ग्रैप 3 के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। IMD ने जल्द ही राहत मिलने की आशंका जताते हुए बताया कि आने वाले दिनों में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में नहीं रहेगी। और अब बात करते हैं मंडी भाव की। आइए देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में लहसुन का कारोबार तेजी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक पंजाब की गढ़शंकर मंडी में लहसुन के कारोबार में बढ़त का रुख देखने को मिला। यहाँ 28 नवंबर को लहसुन का भाव था 14,000 रुपए, जो 29 नवंबर को 1,000 रुपए उछलकर भाव 15,000 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी लहसुन के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 29 नवंबर को लहसुन का भाव 60 रुपए चढ़कर 8,890 रुपए से 8,950 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में भी तेजी का सिलसिला जारी रहा। 28 नवंबर को यहां लहसुन का भाव रहा 8,845 रुपए। 29 तारीख को 55 रुपए की तेजी आई और भाव 8,900 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 नवंबर को लहसुन का भाव 9,500 रुपए पर बरकरार रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान लहसुन की पैदावार 33,68,821 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखी गई। सबसे बड़ी कमजोरी गुजरात की दाहोद मंडी में रही। यहां 28 नवंबर को उड़द का भाव 7,500 रुपए क्विंटल था। 29 नवंबर को 500 रुपए गिरकर भाव 7,000 रुपए क्विंटल पर रह गया। गुजरात की ही धोराजी मंडी में 28 नवंबर को उड़द का भाव 9,380 रुपए था, जो कि 29 नवंबर को 125 रुपए लुढ़क कर 9,255 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की मेरठ मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 नवंबर को उड़द का भाव था 8,785 रुपए। 29 नवंबर को इसमें 10 रुपए की बढ़त हुई और भाव 8,795 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में 28 नवंबर को उड़द का भाव 8,700 रुपए क्विंटल था। 29 नवंबर को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 8,700 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इसकी पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान उड़द की उपज 26,12,000 टन रहेगी, जबकि 2021-22 में ये आंकड़ा 27,76,000 टन था। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। किसान सरसों की बुआई करते रहें, सरसों के खेत में सिंचाई कर लें। सरसों के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ लोबिया की बुआई कर सकते हैं, साथ ही मटर भी बोएं। मध्य प्रदेश में कपास के खेत में सिंचाई करें, कपास के खेत में जरूरी उर्वरक डालें।
किसान टमाटर की रोपाई करते रहें, यहीं बैंगन और भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। वहां के किसान लाल मिर्च और फूल गोभी की रोपाई कर लें। इसके अलावा गाजर की रोपाई करें। इसके साथ ही मेथी और पालक की रोपाई करते रहें। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान गेहूं की बुआई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ सरसों की बुआई कर लें। सरसों के खेत में निराई कर सकते हैं। सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। वहीं कुसुम और कपास की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ में मटर की बुआई करें। किसान मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी आलू की बुआई करते रहें। साथ ही चने की बुआई कर लें। इस समय लहसुन भी बोएं। लहसुन के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में प्याज की बुआई कर सकते हैं। वहां केले की रोपाई करते रहें। इसके साथ ही पपीते की रोपाई करें। पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और आइए अब जानते कुछ और खबरें खास खबर में। देश में अब 10,000 की बजाय 25,000 जन औषधि केंद्र होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पुणे जिले के खड़कवासला में स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी के 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि 2022 से एनडीए में शामिल महिलाओं को परेड में शामिल होने पर बधाई। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि लंबे समय के बाद एनडीए में महिलाएं शामिल हुई हैं। तेलंगाना विधानसभा की वोटिंग में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए अंबरपेट के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। तेलंगाना विधानसभा की वोटिंग में बीआरएस एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में मतदान किया। तेलंगाना विधानसभा की वोटिंग में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में शास्त्रीपुरम के सेंट फैज हाई स्कूल मतदान केंद्र में मतदान किया। तेलंगाना विधानसभा की वोटिंग में अभिनेता चिरंजीवी ने अपने परिवार के साथ हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में देर सायं सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के सकुशल बाहर आने की खुशी में हर्ष पर्व के रूप में इगास मनाई गई। इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय ने G20 अवसंरचना कार्यबल की एक कार्यशाला में कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को धन जुटाने में मदद के लिए भूमि बाजारों में सुधार करने की जरूरत है। डीप फेक से निपटने के लिए नियमों को कड़ा करते हुए गूगल ने कहा है कि YouTube पर कंटेंट पोस्ट करने वालों को किसी भी बनावटी या कृत्रिम सामग्री के बारे में खुलासा करना होगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी हो रही है। पीर पंजाल रेंज के आसपास भारी बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।